Namaste. My name is Pranav, and today I'm going to take you through the main concepts which are integrated in our strategy. So let's start off with Introduction to Smart Money Concepts, or ICT as we know them. According to this concept, the market moves only for two main reasons. First one is balancing the imbalances or the FVG. अभी हम ये जानते हैं कि FVG क्या होता है. तो FVG अगर कोई भी तीन कैंडल के बीच में ये गैप जो फर्स्ट कैंडल के हायर मोस्ट विक और तीसरे कैंडल के लोअर मोस्ट विक के बीच में जो गैप है, अगर वो दोनों विक ओवरलैप ना हो और एक गैप छोड़ दे तो उसको हम इम्बैलेंस है या एफवीजी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप. तो ये क्यों होता है? क्योंकि इधर बायर्स पूरा अग्रेसिव होके सेलर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया इस प्राइस रेंज में सेल करने के लिए, और इसलिए इसको इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी बोला जाता है. अभी हम जानेंगे कि दूसरा रीजन जो है लिक्विडिटी. तो लिक्विडिटी ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस और या फिर पेंडिंग लिमिट ऑर्डर्स पड़े होते हैं, जैसे कि स्विंग लॉस, स्विंग हाइस, डे हाई डे लो. ये सब ये सबको लिक्विडिटी पूल्स बोला जाता है. तो इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? अभी ये जो इम्बैलेंस थोड़ा गया है, इसको रीबैलेंस करने के लिए प्राइस को इधर इधर तक लेके आके टैप करके फिर से वापस अपने ओरिजिनल डायरेक्शन पे लेके जाएंगे. इसको जो बोलते हैं पुल बैक बोलते हैं. और सेम गोस विथ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी को भी मार्केट ग्रैब करने के लिए आता है, फिर एक वीक छोड़ के पूरा अपने ओरिजिनल डायरेक्शन पे इंस्टीट्यूशंस लेके जाते हैं. तो ये इंस्टीट्यूशंस कौन कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशंस कैन बी सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, proprietary trading firms or prop firms, and insurance companies such as LIC. अभी हम दूसरा टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है ऑप्शन चेन एनालिसिस, which is mainly based on open interest. So open interest refers to the total number of active contracts in the futures or options market that haven't been settled yet. तो इसका मतलब यह है कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लो, जैसे कि निफ्टी अभी 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है. तो इस स्ट्राइक प्राइस पे 25,000 सी और पी, इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोग कॉल पे बैठे हुए हैं और कितने लोग पुट पे बैठे हुए हैं, इसको एनालाइज करना ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस बोला जाता है, या ऑप्शन चेन एनालिसिस. तो इस ओपन इंटरेस्ट को हम चार तरीके से एनालाइज कर सकते हैं प्राइस के साथ मिलाकर, जो कि है शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइडिंग एंड शॉर्ट बिल्डअप. चलिए अब हम इन सारे चार चीज़ों को एग्जाम्पल से समझेंगे. तो पहले हम समझेंगे कि शॉर्ट कवरिंग क्या होता है. तो शॉर्ट कवरिंग तब होता है जब प्राइस इंक्रीज कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स डिक्रीज कर रहे हैं. इसका मतलब बायर्स आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस अपसाइड मूव, यानी कि ये फेक मूव हो सकता है. शॉर्ट कवरिंग की वजह से फेक अपसाइड मूव बनाया जाता है कि रिटेलर स्टॉप हो जाए और मार्केट को फिर डाउन साइड भगा दिया जाए. तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 100 रुपीज. अभी सेलर्स एक्टिव हो गए इधर और धक्का दे देकर प्राइस को 90 तक पहुंचा दिया सेलर्स ने. अभी 90 पे उनका टारगेट हिट हो गया. तो अभी ये सेलर्स क्या करेंगे? अपने पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, यानी कि बाई करेंगे. तो इस एग्जिट पोजीशंस की एग्जिट करने से क्या होगा? एक विक फॉर्मेशन होगा इधर, और प्राइस इधर जाके कहीं पे 92 पे क्लोज हो जाएगा. तो ये जो 90 से 92 तक अप मूव है, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट कवर. अभी हम लॉन्ग बिल्डअप को समझेंगे. लॉन्ग बिल्डअप तब होता है जब प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बायर्स आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस अपसाइड मूव. तो इसमें एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट के साथ एफपीजी हमें देखने को मिलता है मार्केट.
अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग के बारे में, जो कि है शॉर्ट कवरिंग का पूरा ऑपोजिट। इसमें क्या होता है कि प्राइस डाउन जा रहा है, पर वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो भी डाउन जा रहे हैं। तो द सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्चुअली पुशिंग द प्राइस डाउनवर्ड्स। तो इधर क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। से स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 90। इधर बायर्स पूरा अग्रेसिव हो रहे हैं, उसको प्राइस को धक्का दे देकर ऊपर 100 तक पहुंचा दिया। अभी 100 पे उनका टारगेट हिट हो गया, तो कुछ बायर्स अभी एग्जिट करना चालू करेंगे। एग्जिट का मतलब बाई पोजीशन टर्मिनेट, मतलब वो क्या करेंगे, अभी सेल करना शुरू करेंगे, अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो एग्जिट करते करते प्राइस 98 पे आके क्लोज हो गया। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल सेलर्स नहीं आए, सिर्फ बाई पोजीशंस एग्जिट हुए हैं इधर। तो ये फेक डाउनसाइड मूव, इसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंड। अभी हम ऑप्शन चेन के दूसरे टूल के बारे में बात करेंगे, जो कि है पुट कॉल रेशियो, यानी कि पीसीआर। तो पुट कॉल रेशियो होता क्या है? कॉल रेशियो वो रेशियो है जो, अगर समझो एक इंडेक्स जैसे निफ्टी, निफ्टी के पूरे 10 स्ट्राइक या 20 स्ट्राइक, या जो भी तुम सेलेक्ट करो, 30 या 40 स्ट्राइक्स पे कुल मिलाकर जो पुट का ओआई है और कॉल का ओआई है उसको डिवाइड करेगा। यानी कि अगर समझो 24 लाख पुट है, ओआई पुट ओआई, और 20 लाख कॉल ओआई, तो ये जो रेशियो निकल कर आता है इसको डिवाइड करने में 1.2, इसको बोलते हैं पीसीआर, यानी कि पुट कॉल रेशियो। ये पुट कॉल रेशियो को हर कोई समझा तो देता है, और उसका इंटरप्रिटेशन पूरा गलत तरीके से बताया जाता है इंटरनेट पर। अगर इनके हिसाब से अगर पीसीआर ग्रेटर देन 1 हो तो वो वेरी सेंटिमेंट बोलने लगता है, और ये बिल्कुल गलत तरीका है पीसीआर को इंटरप्रेट करने का। मैं उसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि उनका इंटरप्रिटेशन और हमारा इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस क्या है। तो मान लो एक स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी का 55,000, और इस स्ट्राइक प्राइस पर पुट का ओआई है 40 लाख, और कॉल का टोटल ओआई है 30 लाख। तो पीसीआर क्या बनेगा? पीसीआर ग्रेटर देन 1 ही तो बनेगा, यानी कि पुट सेलर्स और पुट बायर्स 40 लाख है। तो सेलर और बायर मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो पुट सेलर्स भी 40 लाख है और पुट बायर्स भी 40 लाख ही है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुट बाई कर रहे हैं तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। तो ये बेरिश सेंटिमेंट होना चाहिए था, जो कि इंटरनेट पे लोग बताते हैं। पर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से समझेंगे, जो कि है सेलर्स पर्सपेक्टिव। ऑप्शन सेलर्स आर द इंस्टीट्यूशंस विथ लार्ज कैपिटल। इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया ही हुआ है। तो ये लोग अगर एक लॉट को 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 40 लाख लॉट बेच तो यही रहे हैं ना पुट का। तो इसके, अगर पुट बिक रहा है उतना ज्यादा, तो इंस्टीट्यूशंस क्या सोच के बेच रहे हैं? पुट का प्राइस खाने के लिए, यानी कि मार्केट को ऊपर की तरफ भेजने के लिए ये लोग पुट को ज्यादा से ज्यादा सेल कर रहे हैं इस स्ट्राइक प्राइस पर। तो हमें अगर पीसीआर ग्रेटर देन 1 दिखे तो हमारा सेंटिमेंट बुलिश होना चाहिए, ना कि बेरिश।
अभी हम समझेंगे इस पुट कॉल रेशियो का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं और इसको ट्रेडिंग में कैसे किया जाता है। तो अगर पुट कॉल रेशियो टोटल पुट ओआई डिवाइड बाय टोटल कॉल ओआई, इफ इट इज ग्रेटर देन वन, देन हमारा सेंटिमेंट बुलिश होना चाहिए, हमें बेरिश ट्रेड्स अवॉइड करना चाहिए। अगर पीसीआर इज लेस देन वन, यानी कि कॉल राइटर पुट राइटर से ज्यादा है, तो तब हमें संभल कर रहना चाहिए और बुलिश पोजीशंस में एंटर नहीं करना चाहिए क्योंकि सेंटिमेंट इज बेरिश। अगर पीसीआर नियरली इक्वल टू वन, 0.95 टू 1.05 ऐसा कुछ है, तो हमें न्यूट्रल रहना है, यानी कि साइडवेज मार्केट चल रहा है। अगर पीसीआर 1.25 से ज़्यादा है, तो हमें बुलिश पोजीशंस के लिए वेट करना पड़ेगा कि अच्छा डिप आए तो हम बाई करेंगे। अगर पीसीआर इज 0.75 और लोअर, देन इट इज इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटिमेंट एंड हमें सेल ऑन राइज करना चाहिए इस पीसीआर पे। तो पीसीआर को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, अब हम उसको समझेंगे। लोग क्या करते हैं कि आते हैं 10 बजे को और पीसीआर को देखते हैं 0.5 और सेल करना शुरू कर देते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। द करेक्ट वे इज टू स्टार्ट मॉनिटरिंग पीसीआर फ्रॉम डे ओपन, यानी कि 9:15 से एवरी 15 मिनट्स, यानी कि 9:30, 9:45, 10, सो ऑन। हमें हर 15 मिनट को पीसीआर का डेवलपमेंट देखना चाहिए, यानी कि अगर पीसीआर 0.5 से शुरू हुआ है, अभी 0.55 हुआ, फिर 0.6 हुआ, फिर 0.7 हुआ, ऐसा अगर हो रहा है तो पीसीआर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बुलिश सेंटिमेंट थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब हम डायरेक्टली लॉग इन करके 10 बजे 10 बजे पे हमें पुट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन पे हमें पूरा डेवलपमेंट देख के करना चाहिए। यही है जो लोग गलती करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट प्रोफाइल, जो कि हमारा चौथा टूल है पूरे स्ट्रैटेजी में। तो मार्केट प्रोफाइल एक ऐसा टूल है जो प्राइस और वॉल्यूम और मार्केट ऑर्डर्स यानी कि जो मार्केट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर्स और एक होता है लिमिट ऑर्डर्स। तो मार्केट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट जब मार्केट रन हो रहा है तब भी हो जाते हैं, एक स्पेसिफिक प्राइस तक वेट नहीं करता है, उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर्स। जो कोई भी प्राइस है उस पर एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट ऑर्डर्स बोलते हैं। तो इस मार्केट ऑर्डर्स और प्राइस को और वॉल्यूम को कंबाइन करके एक जो प्रोफाइल पूरा दिन का बनाया जाता है उसको मार्केट प्रोफाइल बोला जाता है। और ये मार्केट प्रोफाइल हमें एक रेंज देता है जिसको वैल्यू एरिया बोलते हैं। तो वैल्यू एरिया वो एरिया है जो पूरे दिन में 70% ऑफ द टाइम ट्रेड हुआ है, यानी कि प्राइस पूरे दिन में 70% ऑफ द टाइम इस रेंज के बीच में ही ट्रेड हुआ है। और इसका हायर मोस्ट वैल्यू एरिया का हायर मोस्ट पॉइंट को हम वैल्यू एरिया हाई बोलते हैं और लोअर मोस्ट लाइन को हम वैल्यू एरिया लो बोलते हैं। और इस वैल्यू एरिया के बीच में जिस पार्ट में सबसे ज्यादा टाइम मार्केट ने बिताया है, यानी कि सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग हुआ है एक्टिविटी, उसको हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी कि पीओसी बोलते हैं। तो इन सारों को कंबाइन करके डेल्टा और डेल्टा डाइवर्जेंस के साथ मिलाकर हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इनकलकेट करते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच बिल्ड होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में समझेंगे। ये स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है, पर एक ऑप्शन बायर को ये दो ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता होना ही चाहिए ट्रेड लेने से पहले। एक होगा डेल्टा और दूसरा है थीटा। तो डेल्टा मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शंस प्राइस to changes in the underlying assets price,
डेल्टा बिटवीन 0.6 to 0.7 इज आइडियल फॉर ऑप्शन बाइंग। अभी हम थीटा को समझेंगे। तो थीटा का मतलब होता है टाइम डिके। तो आपका अगर ऑप्शन आपने मान लो 100 पे खरीदा है, और निफ्टी पूरे के पूरे दिन 24,950 पे ही ओपन हुआ है, 24,950 पे ही क्लोज हो गया, तब भी आपका ऑप्शन का 12 पॉइंट उड़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम थीटा, थीटा डिके। ये जो थीटा डिके का फायदा है, ये ऑप्शन सेलर्स उठाते हैं। और हमारा ऑप्शन बायर्स का इसलिए प्रॉफिटेबल बनने का प्रोबेबिलिटी लेस देन 30% होता है। तो अभी हम समझेंगे ऑप्शन चेन की मदद से कि डेल्टा और थीटा होता क्या है। अभी हमारा निफ्टी का प्राइस चल रहा है इस ऑप्शन चेन में 24,950। तो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस हो गया ये वाला स्ट्राइक प्राइस। दोनों पी और सी के लिए एटीएम का स्ट्राइक प्राइस हो गया ये 24,950। इसके नीचे नीचे आते ही हमारा कॉल का होगा ओटीएम, और इसके ऊपर जो भी है ये होगा पुट का ओटीएम। यहाँ का पार्ट है, ये है पुट का आईटीएम, यानी कि इन द मनी ऑप्शन। और इस साइड हम जब जाएंगे ये होगा हमारा कॉल का आईटीएम, इन द मनी ऑप्शन। अभी ये इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्यों बोलते हैं, अब हम वो समझेंगे। अभी हम ये समझेंगे डिफरेंस बिटवीन आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। तो अभी एटीएम स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 24,950। अगर मार्केट 24,950 से निफ्टी अगर 25,000 पहुंच गया, तो तुमने जो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस बाई किया हुआ है 150 रुपीज का, वो सिर्फ 170 to 175 ही बढ़ेगा, 170 to 176 पकड़ो। क्योंकि इसका डेल्टा है 0.5। यानी कि अगर निफ्टी 50 पॉइंट्स बढ़ा है, तो इसका इस ऑप्शन का जो बढ़ने का चांसेस है वो सिर्फ 50 into 0.51 ही है। इसका मतलब है 25 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स। तो आपका ऑप्शन सिर्फ 150 से 175 होगा, जब निफ्टी 50 से 950 से 25,000 पहुंच जाएगा। सेम गोस विथ पुट। सो अगर आप 25,000 का पुट लेके बैठे हैं और प्राइस 24,900 पहुंचता है, तो ये 0.55, यानी कि 100 into 0.55 आपका सिर्फ ऑप्शन का जो 164 में ट्रेड कर रहा है वो बढ़ के 55 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट होगा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स गिर जाता है तो 25,000 से। तो इस तरीके से हमारा डेल्टा काम करता है। अभी हम इस वेबिनार का लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजी के हिसाब से आपका कैंडलस्टिक का कलर रेड और ग्रीन जो डिफॉल्ट होता है उसको पहले चेंज कीजिए, क्योंकि रेड और ग्रीन आर द कलर्स नोन टू ट्रिगर इमोशनल रिस्पॉन्सेस। तो आपको ब्रोकर इंटेंशनली रेड एंड ग्रीन ही देते हैं कैंडलस्टिक का कलर डिफॉल्ट, टू encourage impulsive decisions and over trading. So ultimately, you will end up in losses even if you make profit uh, uh, back in the day. So choosing neutral or custom colors will help you stay calm and objective. यानी आप ब्लू और ब्लैक यूज कर सकते हो मेरी तरह। ग्रीन के बदले में ब्लू डालो, रेड के बदले में ब्लैक डालो। इससे आपका इमोशंस थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे। और दूसरा बात है, डोंट मॉनिटर अनरियलाइज्ड P&L while in a trade। तो आप आपका मार्क टू मार्केट
एमटीएम जो प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है आपके ट्रेड लेने के टाइम, आप जब ट्रेड में हो, तब जो ये प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है, आप उसको मत देखो। सिर्फ आपका चार्ट देखो, चार्ट में जो टारगेट और स्टॉप लॉस जो है, प्राइस या तो टारगेट हिट करेगा या तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाओगे इधर। तो सिर्फ वही देखना है आपको, ये एमटीएम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है साइकोलॉजी का, फोकस ऑन रिस्क नॉट डेली प्रॉफिट्स। तो आपको पहले तो माइंड से ये बात हटाना चाहिए कि आप हर दिन प्रॉफिट में ही एंड करोगे, और हर दिन आप ट्रेड करोगे और प्रॉफिट में ही प्रॉफिट लेके ही जाओगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर साइडवेज मार्केट हो गया और आपका प्रॉफिट का अगर कुछ माइंड में पहले से ही टारगेट आपका बना हुआ है, तो आप उस दिन पूरा जो पूरा वीक का प्रॉफिट किया हुआ था उसको भी खो बैठोगे। तो पहले तो अपना रिस्क को मैनेज करने के लिए आपका लॉस पहले माइंड में फिक्स होना चाहिए, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट टारगेट मत रखो आप, कुछ भी जाता है लेके चलो। सिर्फ लॉस आपके कंट्रोल में है, प्रॉफिट आपके कंट्रोल में ही नहीं। तो दिन स्टार्ट होने से पहले हर दिन आपको अपना लॉस लिमिट माइंड में बिठा देना चाहिए कि आज मैं इससे ज़्यादा लॉस लेके नहीं जाऊं। हमारा फोर्थ पॉइंट है साइकोलॉजी का, लिमिट रिस्क ऑन जीरो हीरो ट्रेड्स। तो ये जो मार्केट में आजकल चल रहा है कि 5 रुपए से 200 रुपए, ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है। चार्ट पे हर कोई दिखा देगा पर कोई इसे ले नहीं पाएगा। कई लोग तो 5 से 10 में ही निकल सकते। तो आप इस जीरो हीरो ट्रेड पे अपना पूरा कैपिटल दाव पे मत लगाओ, और 1% से ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। जब आपका ट्रेड बहुत हाई प्रोबेबिलिटी पे ही होगा, तब भी 1% से ज़्यादा हीरो जीरो पे रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि उसका थीटा डिके जो ओटीएम ऑप्शंस का है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसका जीरो होने का प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 70%। तो हमारा पांचवा पॉइंट है, ट्रेडिंग टेक्स टाइम एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। तो बिकमिंग प्रॉफिटेबल टेक्स टाइम, यानी कि आपको 6 महीना लग सकते हैं, कुछ लोगों को 1 साल भी लग सकता है, या फिर कुछ लोगों को उससे ज़्यादा भी लग सकता है। सक्सेस कम्स विथ पेशेंस एंड प्रैक्टिस, जस्ट एज इट टेक्स टू बिकम एन इंजीनियर और डॉक्टर। तो एक बंदा जब इंजीनियरिंग में 4 साल घिसकर इंजीनियर बनता है, और 6 इयर्स पढ़ के जब एक डॉक्टर बनता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ट्रेडिंग में एक वीक में आप करोड़पति बन जाओगे? तो इसको पहले तो हटा दो, लर्निंग पे ध्यान दो। प्रॉफिट्स तो बाद में आ ही जाएंगे, और लर्निंग में ही सही कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने से ही आएंगे। वरना आप, अगर आपका स्ट्रैटेजी ही सही नहीं है, तो आप कैसे प्रॉफिटेबल बन पाओगे? अभी हम इस वीडियो के एंडिंग में पहुंच रहे हैं, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। तो यू शुड नॉट बी रिस्किंग मोर देन 1.5% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल पर डे। समझो आप, अगर आपका कैपिटल है 50,000, 50,000, इसका 1.5% होगा कितना? 750 रुपीज। तो आपको मैक्सिमम लॉस दिन का यही फिक्स करके जाना है कि 750 से ज़्यादा अगर लॉस हो गया तो मैं कट करके एग्जिट कर दूंगा और ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। और अगर आपको लॉट साइज पता करना है, तो 750, अगर आप मान के चलो मैक्सिमम लॉस है, और आप बैंक निफ्टी का कितने लॉट बाई करना है वो सोच रहे हो, तो 750 को आप डिवाइड कर दो बैंक निफ्टी के लॉट साइज से, और आपका एसएल पॉइंट से। तो एसएल पॉइंट्स लगते हैं इधर ऑप्शन चार्ट पे, ना कि इंडेक्स चार्ट पे, क्योंकि डेल्टा का वो डिफरेंस आ जाता है। तो अगर मान के चलो आप बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट
एक ट्रेड में स्टॉप लॉस दे रहे हो, तो 15 × 50 क्या होता है, वो होता है 750। तो 750/750 = 1। तो आपको सिर्फ एक लॉट ही बाई करना है, यानी कि 15 क्वांटिटी आपको बाई करके चलना है बैंक निफ्टी में। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हमारे लॉट साइज और रिस्क को। दूसरा तरीका जो है रिस्क मैनेजमेंट का, वो है हेडजिंग। हेडजिंग का मतलब यह है कि अगर आप एक बुलिश पोजीशन पे बैठे हो, हाँ, मैं बुल कॉल स्प्रेड का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान के चलो कि आप निफ्टी 25,000 पे ट्रेड कर रहा है। आपने उठाया एक 25,000 का कॉल ऑप्शन एटीएम स्ट्राइक प्राइस का। तो इसके साथ साथ हेजिंग में क्या होता है कि आप दूर का एक स्ट्राइक प्राइस, कॉल कॉल साइड का ही स्ट्राइक प्राइस बेच दो, यानी कि 25,200 का आउट ऑफ द मनी कॉल कॉल ऑप्शन। क्योंकि सी जब बढ़ता है वो आउट ऑफ द मनी होता है स्ट्राइक प्राइस बढ़ते बढ़ते। तो दूर का एक ओटीएम ऑप्शन कॉल का जब आप सेल कर देते हो, इन दोनों को कंबाइन करके जब आप ये बास्केट ऑर्डर लगाते हो, तो ये होगा आपका हेडजिंग। और इसका सेलिंग को जो कैपिटल लगता है वो बाइंग से वो हेड हो जाता है, और कैपिटल भी उतना नहीं लगेगा आपको, सिर्फ 30,000 के अंदर अंदर ये हो जाएगा आपका। तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि जब आपका लॉस भी होगा तो भी वो कम होगा, और प्रॉफिट भी होगा तो भी वो कम होगा। तो ये थी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट। तो अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला ही होगा। और अगर इस वेबिनार में ही आपको इतना कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप हमारे कोर्स के बारे में एक बार सोच कर देखो, क्या आपको और क्या क्या सीखने को मिल सकता है। तो यही दो शब्द बोलते मैं अपना वर्ड्स कंक्लूड करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। होप टू सी यू ऑल इन आवर न्यू कोर्स सून। थैंक यू।